गुड मॉर्निंग। हम अभी संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने संसाधनों की कुछ परिभाषाओं को देखा। इस क्लास में उससे थोड़ा सा आगे चल के संसाधन के कुछ अन्य आयामों या अन्य पहलुओं पर हम बात करते हैं। तो देखो, संसाधन की एक अन्य परिभाषा है कि संसाधन मानव द्वारा आकलित और भरोसा किया हुआ किसी पदार्थ का वह गुण है या वह क्षमता है, वह कार्य है या वह संक्रिया है जो मानव की परिसंपत्ति बन जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि संसाधन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक जरिया है, एक साधन है। ठीक है, कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो साधन या उपाय काम में लाए जाते हैं वे संसाधन कहलाते हैं। इसमें स्वयं मानव द्वारा अवसर का लाभ उठाने की क्षमता और स्वयं को कठिनाइयों से बाहर निकालने की क्षमता भी निहित है। तो ऐसा कोई भी साधन, ऐसा कोई भी तत्व, ऐसा कोई भी पदार्थ जिससे मानव लाभ उठा सके और स्वयं को कठिनाई से बाहर निकाल सके, तो ये जो चीज़ है, ये जो उसका गुण है, ये जो उसकी संक्रिया है, ये क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी वस्तु, पदार्थ या तत्व तभी संसाधन कहलाएगा जब उसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति और उसका कार्यकरण सिद्ध करने या किसी भी प्रकार से मानव को लाभ प्रदान करने की क्षमता निहित हो। तो आप देख सकते हो, दो कैरेक्टर्स कंपलसरी हैं। पहली उसकी यूटिलिटी, उपयोगिता, और दूसरा क्या है? वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उपयोगी हो, साथ ही मानवीय आवश्यकताओं की भी पूर्ति करे। तो ये जो करेक्टर्स हैं ये आपके इनहेरेंट होने चाहिए किसी तत्व में, ताकि हम उसको संसाधन कह सकें। इसी दृष्टिकोण से आप देखोगे तो मानव भी स्वयं भी एक संसाधन की भांति है। ठीक है, या ये कहो कि मानव जो है सभी संसाधनों में सर्वोत्कृष्ट है। क्यों है? क्योंकि कोई भी संसाधन होगा या नहीं होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि मानव ने वो तकनीकी विकसित की है या नहीं की। ठीक है, तो किसी भी संसाधन को संसाधन के रूप में वर्गीकृत करने का अधिकार किसके पास है? मानव के पास। तो इसी वजह से मानव जो है स्वयं एक संसाधन भी है तथा मानव संसाधनों का सृजनकर्ता भी है। ठीक है, मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सभी तत्व, मृदा, भूमि, वनस्पति, जल, जंतु, खनिज आदि सभी संसाधन है। या तो ये जैविक संसाधन है या भौतिक या अजैविक संसाधन है। तो इनका वर्गीकरण भी हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो संसाधन है ये मानवीय आवश्यकताओं की या तो पूर्णतया पूर्ति करते हैं, संपूर्णतया पूर्ति करते हैं, या फिर उसकी अंशतः पूर्ति करते हैं। लेकिन उसमें मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति का गुण होना अवश्यंभावी है। ठीक है, अर्थात ये जो है मानवीय कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार मानव और संसाधन परस्पर संबंधित भी हैं और अन्योन्याश्रित भी हैं। अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित। ठीक है, किस प्रकार से आश्रित हैं? क्योंकि मानव यदि संसाधनों का सही उपयोग नहीं करेगा, अनुकूलतम उपयोग नहीं करेगा, तो संसाधन समाप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार यदि किसी संसाधन की मानव के लिए उपयोगिता नहीं है तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यह तत्व, कोई भी तत्व तभी सार्थक होता है या तभी संसाधन होता है जब उसकी कुछ उपयोगिता होती है, तभी वो संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब कोई भी संसाधन है उसके दो पहलू होते हैं। पहला होता है टेंजिबल या मूर्त रूप, और दूसरा होता है इनटेंजिबल या अमूर्त रूप। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, टेंजिबल गुड्स वो हैं, टेंजिबल वस्तु वो हैं जिनको आप टच करके फील कर सकते हो। ठीक है, या वो भौतिक, सामान्यतः वो चीज़ें भौतिक वस्तुएं होती हैं। और इनटेंजिबल क्या होती है? जो आप उनको सेंस, जिनका आप सेंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोयला, लोहा, खनिज, तेल, तांबा, लकड़ी, ये सभी आपकी टेंजिबल या मूर्त वस्तुएं हैं। ठीक है, और ये इनको आप फील कर सकते हो।
दूसरा जैसे ज्ञान हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, आपकी फ्रीडम हो गया, आपकी रैशनैलिटी हो गई, आपकी पॉलिसीज़ हो गई, ये सभी चीज़ भी संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये किस प्रकार के संसाधन हैं? दे आर इंटेंजिबल रिसोर्सेज या अमूर्त संसाधन है। क्योंकि क्यों आते हैं ये संसाधनों की श्रेणी में क्यों आते हैं? क्योंकि ये भी कुछ इनमें वो ही तत्व पाए जाते हैं जो एक संसाधन को संसाधन होने के लिए आवश्यक होते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति और उसके विकास में योगदान करते हैं। तो कोई भी संसाधन कब संसाधन होगा? जब ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होगा। तो ये जो इंटेंजिबल गुड्स हैं ये भी आपके संसाधन आते हैं, संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। इसी वजह से जो मानव है वो एक संसाधन, आप बोल सकते हो कि मानव को भी एक संसाधन कहा जा सकता है। तो मानवीय संसाधन में जो कैरेक्टर्स हैं वो किस प्रकार के हैं? वो इंटेंजिबल हैं या अमूर्त गुण हैं। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये संसाधनों की अवधारणा का एक होलिस्टिक डायग्राम है। देखो, संसाधन की सबसे पहले इसमें डेफिनेशन दी हुई है। मानव, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मानव द्वारा आकलित और भरोसा किया हुआ किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण या क्षमता या कार्य, गुण होगा या क्षमता होगी या उसका द्वारा की जाने वाली कार्य या कोई संक्रिया होगी या एक्टिविटी होगी, जो मानवीय परिसंपत्ति बन जाता है। क्यों बन जाता है मानवीय परिसंपत्ति? क्योंकि इसके कारण क्या है? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है ये जो तत्व है जिसको हम संसाधन कहेंगे, ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। आइदर पूर्णतया पूरे उसको पूर्ति करती है या उसमें उसकी पूर्ति में आंशिक रूप से सहायता प्रदान करती है। दूसरा, इसके द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। तीसरा, इसके माध्यम से किसी अवसर का लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है। और लास्ट वाला है, अपने को कष्ट से बाहर निकाल लेने की क्षमता या शक्ति इनमें निहित होती है। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं आपको कि विद्युत शक्ति का विकास हुआ, जल शक्ति का विकास हुआ, तो जल शक्ति के विकास से क्या हुआ? मानव की गतिशीलता बढ़ी। ठीक है। उद्योग धंधे स्थापित हुए, उद्योग धंधों का जो स्केल था वो बढ़ा। तो विद्युत शक्ति एक संसाधन है, जल विद्युत शक्ति एक संसाधन है। क्यों है? क्योंकि उसने मनुष्य को किसी कष्ट से बाहर निकाला, मनुष्य को अवसर प्रदान किए। तो ये जो संसाधन की अवधारणा है, संसाधन की परिभाषा तथा उसके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को ये चित्र में दर्शाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब जिमरमैन को हम वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जिमरमैन जब बात करते हैं, E.W. जिमरमैन जब संसाधन की बात करते हैं तो वह संसाधन की परिभाषा में 3 पहलुओं पर बात करते हैं। पहला कौन सी है? वह वस्तु जिस पर मानव निर्भर हो। ठीक है। दूसरा, वह वस्तु जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। और तीसरा है कि मानव में अवसर का लाभ उठाने की शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता निहित हो। ठीक है। तो ये 3 पहलू जिनके बारे में जिमरमैन बात करते हैं। पहली बात है वह वस्तु जिस पर मानव निर्भर हो। दूसरा है वह वस्तु जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। और तीसरा, स्वयं मानव जिसमें अवसर का लाभ उठाने की बौद्धिक और शारीरिक क्षमता हो। तो ये तीसरा जो लाइन है वो मानवीय संसाधन की बात करता है। ठीक है। बाकी फर्स्ट और सेकंड है वो आपकी टेंजिबल गुड्स की बात करते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि जो संसाधनों की सत्ता है, एग्जिस्टेंस है, संसाधनों का होना या ना होना है, ठीक है, ये किस पर निर्भर करता है? ये उसका मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। जो तीसरा एलिमेंट है ना, जिस पे जिमरमैन बल देते हैं, उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि वो ये डिसाइड करे कि पहला और दूसरा एलिमेंट संसाधन है या नहीं है। इसके आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव संसाधन या सब्जेक्टिव रिसोर्सेज। सेकंड है आपका ऑब्जेक्टिव रिसोर्सेज या वस्तुनिष्ठ संसाधन। ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब जो व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, मतलब सब्जेक्टिव संसाधन होते हैं, ये 2 काम करते हैं। पहला होता है पॉजिटिव वर्क इनका, दूसरा होता है निगेटिव। ठीक है। अब सकारात्मक संसाधन क्या कहेंगे? कौन से संसाधन होंगे? सकारात्मक संसाधन वो संसाधन होंगे जब मानव में अवसर का लाभ उठाने की क्षमता होती है। संसाधन सकारात्मक तब होते हैं जब मानव में अवसर का लाभ उठाने की क्षमता होती है। ठीक है। और नकारात्मक जो संसाधन होते हैं वो क्या करते हैं? मनुष्य को कठिनाई से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। नेगेटिव रिसोर्सेज मनुष्य को कठिनाई से बाहर निकालने में सहायक होते हैं, जबकि पॉजिटिव रिसोर्सेज क्या करते हैं?
मानव ये तभी क्रियाशील होते हैं जब मानव में उस अवसर का लाभ उठाने की क्षमता निहित होती है। जिमरमैन बोलते हैं कि रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। संसाधन होते नहीं हैं, वो बनते हैं। और कैसे बनते हैं वो बनते हैं जब मानव में अवसर का लाभ उठाने की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता हो। तो कोई भी साधन, ठीक है, सकारात्मक संसाधन तब होगा जब उसका लाभ उठाने की क्षमता मानव की शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं के भीतर निहित हो। अब पीच और जेम्स बोलते हैं कि संसाधन मनुष्य द्वारा रचित होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो संसाधन है वो ये बताते हैं पीट और जेम्स कि मानव संसाधन है। ठीक है, साथ ही ये बोलते हैं कि ये मानव द्वारा किए गए मूल्यांकन की अभिव्यक्ति है। संसाधन क्या है? मानव द्वारा किए गए मूल्यांकन की अभिव्यक्ति। मानव बहुत से तत्वों को देखता है, परखता है और अपने बौद्धिक ज्ञान और क्षमता के आधार पर वो निर्णय लेता है कि कौन सा तत्व संसाधन बनने में सक्षम है। तो वो बेसिकली संसाधन जो है वो क्या है? मानव द्वारा किए गए मूल्यांकन की अभिव्यक्ति। मानव मूल्यांकित करके निर्धारित करता है कि कौन सा तत्व संसाधन है। एकरमैन कहते हैं कि संसाधन संक्षेपीकरण द्वारा गुण अधिमूल्यन को व्यक्त करता है। वो किसी कार्य या संक्रिया से संबंधित होता है। जो संसाधन है वो क्या है? अप्रेजल, फंक्शन और ऑपरेशन द्वारा निर्धारित होता है। अर्थात मानव द्वारा विभिन्न तत्वों का अपने उपयोग और अनुपयोग के आधार पर अप्रेजल किया जाता है, उनको चेक किया जाता है, ठीक है, उनके कार्यों को देखा जाता है और उनके द्वारा की गई संक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि वो तत्व संसाधन की श्रेणी में आने योग्य है या नहीं। ठीक है, अब देखो, आप शॉर्ट में कह सकते हो कि इस प्रकार कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो संसाधन बन सकती है। इसमें डेफिनेट नहीं है कि वो संसाधन है ही। ये आवश्यक नहीं है कि कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो संसाधन कहलाएगा। इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि पूर्ति करती हो, साथ ही उसके खनन, उत्खनन, उसके उपयोग की क्षमता मानव में निहित हो। ठीक है, मतलब वो इकोनॉमिकली वायबल हो, उसका खनन करना। अर्थात पहला आएगा कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, और साथ में क्या है इसमें कंडीशन कि उस समय की जो तकनीक है या तकनीकी है वो भी इतनी विकसित होनी चाहिए कि उसका हम खनन भी कर सकें या उसका उपयोग भी कर सकें हम। जैसे ये उपयोगिता वाला दृष्टिकोण जो आप देखोगे, कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती हो संसाधन कहलाती है। जैसे कोयला हो गया, अपनी आकृति, रंग, गठन या न्यूनता के कारण संसाधन नहीं होता। उसका संसाधन का कैरेक्टर क्या है, गुण क्या है? उसके संसाधन होने का गुण है कि उसमें ऊर्जा देने की क्षमता है। तो ये उसकी फंक्शनैलिटी है, इसकी वजह से वो क्या है? संसाधन है। ठीक है, देखो आप, कोयला तो पहले भी बहुत सारा था, लेकिन हमारे पास उस टाइम तकनीक नहीं थी, तो उसकी जो ये फंक्शनैलिटी है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से वो उस प्रागैतिहासिक काल में क्या था? संसाधन नहीं था। आज इन खनिजों या तत्वों को संसाधन कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, साथ ही हमारे पास वो तकनीक भी है कि जिसके द्वारा हम इनका खनन या उत्खनन कर सकें। तो इस प्रकार आप देखोगे कि संसाधनों का जो कार्यात्मक या संक्रियात्मक पहलू, जो उसकी फंक्शनल या ऑपरेशनल जो उसका डायमेंशन है, या फंक्शनल आयाम, या कार्यात्मक या प्रक्रियात्मक या संक्रियात्मक आयाम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखोगे किसी वस्तु या कार्य पदार्थ की जो कार्यात्मकता है, किसी वस्तु या पदार्थ की फंक्शनैलिटी है, वो समय या स्थान, टाइम और प्लेस के हिसाब से, ठीक है, टाइम और स्पेस के आधार पर परिवर्तित हो जाती है। कोई वस्तु एक स्थान पर संसाधन के रूप में कार्यशील हो सकती है, लेकिन दूसरे स्थान पर वह उदासीन तत्व हो सकता है। उदासीन तत्व मतलब जिसकी कोई उपयोगिता ना हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये निर्भर करता है कि कोई एक संसाधन किसी जगह पे संसाधन हो सकता है, दूसरी जगह पे वो संसाधन नहीं हो सकता। तो ये इसका आप एग्जांपल ले सकते हो कि सपोज करो कि कहीं पर विद्युत की डिमांड है, जल विद्युत की डिमांड, वहाँ पर विद्युत की डिमांड है, मतलब वहाँ पर बिजली की आवश्यकता है,
और वहाँ पर एक नदी भी प्रवाहित हो रही है। नदी के ऊपर डैम बना के हम वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और उसकी जो वहाँ के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर विद्युत का वितरण हम कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक रिसोर्स की भांति है। लेकिन कोई एक निर्जन क्षेत्र जहाँ पर एक नदी प्रवाहित हो रही है, वहाँ पर आपने हाइडल पावर प्लांट लगा दिया, लेकिन उसकी डिमांड ही नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, निर्जन है वो क्षेत्र, पूर्णतया निर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पर तो विद्युत जो था, हाइडल पावर जो था, आपका जल विद्युत शक्ति जो था वो एक संसाधन था। लेकिन यहाँ पर जो जल विद्युत शक्ति है वो क्या है, एक उदासीन तत्व है। क्यों है उदासीन तत्व? क्योंकि यहाँ पर उसकी डिमांड नहीं है। हालांकि संसाधन है वो, लेकिन संसाधन संसाधन की यूटिलिटी नहीं है वहाँ पे, उपयोगिता नहीं है, तो वो संसाधन की श्रेणी में आप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसकी मांग नहीं है वहाँ पे। और जबकि उसी सेम जो रिसोर्स है, सेम जो तत्व है, संसाधन है, वो वहाँ पर संसाधन कहलाएगा, क्योंकि उसकी वहाँ पर उपयोगिता है। तो ये डिपेंड करेगा पदार्थ की, वस्तु या पदार्थ की कार्यात्मकता पर, कि वो उस समय या उस स्थान के आधार पर उपयोगी है या नहीं। यदि वो उस समय तथा स्थान के आधार पर उपयोगी है तो वो संसाधन की श्रेणी में आएगा, और नहीं है तो वो संसाधन की श्रेणी में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जिमरमैन द्वारा जो संसाधनों का वर्गीकरण दिया गया उसको डिटेल में देखेंगे। साथ ही स्टॉक के बारे में बात करेंगे, संभाव्य संसाधन क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, न्यूट्रल स्टफ क्या होता है उनके बारे में बात करेंगे, और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट संसाधन से रिलेटेड हैं उनको हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।